हेलो एवरीवन। तो बीटीटीएच नोवेल के पिछले पार्ट में हमने देखा था गोल्ड मुयू खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करता है 10,000 सोलबोन आर्मर टेक्निक को, लेकिन फिर भी मुयू खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पाता। एंड में उसका 10,000 बोन आर्मर चूर चूर हो जाता है और साथ ही में गुयू अपने मुंह से खून फेंकने लगता है, लेकिन फिर भी उसका घमंड नहीं टूटता। वो उल्टा शोयान को कहता है, चलो अब मेरे साथ हान क्लान पर चलो। ये सुनकर शोयान भी अपना किंग कॉन्ग गोल्डन ग्लास बॉडी को इस्तेमाल करने लगता है, लेकिन उससे ओल्ड गुयू को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। और जब गुयू अपना एक ब्लैक हैंड की मदद से शोयान को बस पकड़कर अपने साथ ले जाने ही वाला होता है, वो देखता है शोयान के पीछे का स्पेस एकदम से फट गया है और स्पेशल क्रैक में से एक फिगर बाहर आकर चिल्लाकर बोलता है, अभी के लिए तुम क्वालिफाइड नहीं हो इस लड़के को अपने साथ लेकर जाने के लिए। फिर उसके कुछ टाइम के बाद प्रेजेंट हो जाते हैं गू क्लैन के एल्डर टॉनशोन। उसके बाद एल्डर टॉनशोन और मास्टर याओलाओ को देखकर गुयू अपने फालतू के धमकियों को अपने पॉकेट में भर लेता है और अपने क्लैन के सारे बंदों को लेकर वहाँ से छुमंतर हो जाता है। फिर शोयान भी अपने टीचर के साथ फॉलन स्टार पवेलियन वापस आ जाता है। उसके बाद अचानक से मास्टर याओलाओ कहीं गायब होकर शोयान के लिए 8 रंगों वाली बुद्धिसत्व पिल को क्रिएट करते हैं। फिर शोयान अपने टीचर को हान फेंग मतलब मास्टर याओलाओ का फर्स्ट डिसाइबल की सोल को देता है। फिर मास्टर याओलाओ इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन उनको उनका नया डिसाइबल मतलब हमारा हीरो शोयान संभाल लेता है। उसके बाद शोयान उस पिल को लेकर रिट्रीट पर चला जाता है और इसे देखते देखते 2 साल बीत जाते हैं। तो चलो यही से ही स्टार्ट करते हैं बैटल थ्रू दी हेवन का नेक्स्ट नोवेल एक्सप्लेनेशन पार्ट। और इसे देखते देखते 1 साल बीत जाते हैं और शोयान जिस कमरे के अंदर बैठकर कल्टीवेशन कर रहा था, उसके सामने के एरिया में बहुत सारे घास फूस उग गए थे, जिसको देखकर बहुत सारे फॉलन स्टार पवेलियन के मेंबर एंसियस हो जाते थे। लेकिन अच्छी बात तो ये है, मास्टर याओलाओ उस कमरे से एक स्ट्रॉन्ग गोरी को बार बार सेंस कर पा रहे थे और इस टाइम के दौरान मास्टर याओलाओ शोयान के बाकी के दोस्तों के स्ट्रेंथ के राइज होने का भी इंतजाम कर दिए थे। और इस टाइम के दौरान ये टाओ के कॉन्टिनेंट के कुछ और एक्सपर्ट्स भी मास्टर याओलाओ के साथ मिलने के लिए फॉलन स्टार पवेलियन आते हैं। और स्पेशली जब ये खबर फैलता है कि मास्टर याओलाओ एंशिएंट बुद्धिसत्व सीड को भी रिफाइन करके पिल फ्रेगमेंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, तब बहुत सारे 1000 पीक एक्सपर्ट्स उनको मिलने के लिए आते हैं और वो फॉलन स्टार पवेलियन को विजिट करके फटाक से उसका गेस्ट बिल्डर बन जाते हैं। लेकिन ये जो एक्सपर्ट्स थे जिन्होंने बुद्धिसत्व पिल के लालच में फटाक से गेस्ट बिल्डर बन गए थे, उनको इंस्टेंट ही ये पिल बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली थी। और ये एक्सपर्ट्स को भी पता होता है इस दुनिया के अंदर कोई फीलिंग्स की बात नहीं होती। इस रीजन की वजह से वो गेस्ट बिल्डर अलग अलग रास्ते को ढूंढने लगते हैं मास्टर याओलाओ की भरोसा को जीतने के लिए, और वो फॉलन स्टार पवेलियन के ग्रोथ पे अपने पावर्स को कंट्रीब्यूट कर सके, क्योंकि इन सभी के कंट्रीब्यूशन को देखने के बाद ही मास्टर याओलाओ इनके ऊपर ट्रस्ट कर पाएंगे। अब जैसे जैसे टाओ के कॉन्टिनेंट में फॉलन स्टार पवेलियन का स्ट्रेंथ राइज होने लगता है, प्रोफाउंड स्काई सेट बिल्कुल भी शांति से नहीं बैठ पाता, क्योंकि उसका पहले से ही शोयान के साथ दुश्मनी है। तो वो लोग फॉलन स्टार पवेलियन पर हल्ला बोल देते हैं और काफी टाइम तक फाइट करने के बाद दोनों ही पार्टीज कुछ हार जीत को एक्सपीरियंस कर चुका था, लेकिन वो दोनों पार्टीज एक दूसरे को कुछ खास नुकसान नहीं पहुंचा पाते। लेकिन ये सिचुएशन ज्यादा टाइम तक टिकता नहीं है। बहुत जल्द कॉन्टिनेंट में खबर फैलता है प्रोफाउंड स्काई सेट, आइस रिवर वैली और वुड लाइटनिंग पवेलियन और भी कोई सेंट्रल प्लेस के जाने माने फ्रैक्शंस एक अलायंस फॉर्म करने जा रहा है। अब वो पब्लिकली अनाउंस करते हैं ये अलायंस का नाम होगा प्रोफाउंड रिवर अलायंस, और इस अलायंस के वजह से डेफिनेटली प्रोफाउंड स्काई सेट का स्ट्रेंथ बढ़ चुकी है। लेकिन ऐसी बातों को सुनने के बाद मास्टर याओलाओ बिल्कुल भी पैनिक नहीं करते और उस टाइम के दौरान
फॉलन स्टार पवेलियन के बहुत सारे गेस्ट एल्डर्स आसपास जगह पर जाकर बहुत सारे वर्म होल को क्रिएट करते हैं, जिसके चलते आसपास के सिटीज एक दूसरे से कनेक्ट हो सके, ताकि अगर कोई एक शहर को खतरा होता है तो फिर दूसरे शहर जल्दी से उसके हेल्प के लिए उसके पास पहुंच जाए। और इसी एक्शंस के वजह से फॉलन स्टार पवेलियन की टेरिटोरी बहुत ही ज्यादा मजबूत हो जाती है। अब जब फाइनली प्रोफाउंड रिवर अलायंस अटैक करती है, वो लोग बिल्कुल भी अपने मनचाहे रिजल्ट को हासिल नहीं कर पाते और कई सारे मूवमेंट को एक्सचेंज करने के बाद वो अलायंस को भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है, जिसके चलते एंड में जाकर प्रोफाउंड रिवर अलायंस अपना अटैक करना बंद कर देता है। अब इस चीज को जानने के बाद सेंट्रल फ्लेस के लोग बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं, क्योंकि फॉलन स्टार पवेलियन सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ पर रिलाई करते हुए प्रोफाउंड रिवर अलायंस से फाइट कर चुका है और जीत चुका है, जिसके अंदर प्रोफाउंड स्काई सेट, आइस रिवर वैली और वुडलैंड पवेलियन जैसे बड़े बड़े फ्रैक्शंस शामिल थे। अब प्रोफाउंड रिवर अलायंस और फॉलन स्टार पवेलियन के बीच के फाइटिंग रुकने के बाद सेंट्रल फ्लेस थोड़ा सा शांत में चला जाता है, लेकिन अचानक से एक एंशिएंट क्लैन के बारे में चारों तरफ खबर फैलने लगता है और वो खबर ये होता है एंशिएंट क्लैन ली क्लैन ने अपने दरवाजे को बंद कर लिया है। लेकिन ली क्लैन का ऐसे करने का पीछे का रीजन क्या होता है किसी को भी पता नहीं होता। और थोड़े टाइम के बाद जैसे ही कुछ जासूसों को पता चलता है ली क्लैन का गेट ओपन हो चुका है, वो इंस्टेंट ही चले जाते हैं ली क्लैन के अंदर उन लोगों से बात करने। लेकिन फिर उन्हें पता चलता है ली क्लैन का रियलम पूरे तरीके से खाली है। उस ली क्लैन के अंदर वो एक सिंगल पर्सन को भी ढूंढ नहीं पाते। अब ये खाली रियलम को देखकर सारे लोग सरप्राइज हो जाते हैं और ये चीज बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है, क्योंकि ली क्लैन के अंदर 1 मिलियन से भी ज्यादा लोग रहते थे, तो ये लोग इतने कम टाइम में इतना जल्दी गायब कैसे हो सकते हैं। अब जैसे ही ये खबर बाकी के एंशिएंट क्लैन के कानों में पहुंचती है, काफी बड़ा मैटर क्रिएट होता है। अब बचे कुछ एंशिएंट क्लैन ने अपने स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर्स को इंस्टेंट ही ली क्लैन का रिपोर्टिंग करने के लिए भेज दिया होता है। लेकिन चाहे ली क्लैन को वो लोग कितना भी घूमे, उनको इंसानों का कोई नामो निशान तक वहाँ नहीं मिलता। देखने से तो ऐसा लगता है जैसे ली क्लैन का रियलम सील हुआ हो। सारे के सारे मेंबर्स उसी टाइम पर ही हवा में गायब हो चुके थे और हम सबको तो पता ही है ली क्लैन 8 एंशिएंट क्लैन में से एक था। और भले ही ली क्लैन धीरे धीरे करके अपने डिक्लाइन होने के साइन को शो कर रहा था, लेकिन फिर भी एक डिक्लाइन हो रहे एंशिएंट क्लैन के पास ऐसी पावर होती है जिसे कोई नॉर्मल फ्रैक्शन पोजेस नहीं कर सकता। चाहे वो कितना भी डिक्लाइन हो जाए, उसे सेंट्रल फ्लेस के सुपर फ्रैक्शन में गिना जाता है। तो अगर अभी के लिए ली क्लैन का हर एक मेंबर मारा गया है, तो फिर उसको जानने के लिए गू क्लैन के पास भी ऐसा पावर नहीं है कि वो सबके आंखों के नीचे मर्डरर को ढूंढ पाए। लेकिन कुछ लोगों को अभी तक ये भी लग रहा था कि शायद ली क्लैन अपने सारे के सारे मेंबर्स को लेकर कोई दूसरे रियलम पर शिफ्ट हो चुका है। लेकिन लाखों लाखों लोगों को इतना जल्दी शिफ्ट करना ये एक्सपर्ट्स के आंखों से कैसे बच सकता है भला। लेकिन फिर भी ये सब बोलने की बातें थी, कोई भी एक्सपर्ट को कुछ भी पता नहीं होता आखिर ली क्लैन के साथ हुआ क्या। और ली क्लैन अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से ऐसे मिलियन लोगों को तो इंस्टेंट ही बिल्कुल भी शिफ्ट नहीं कर सकता। और भले ही उनके साथ चाहे कुछ भी हुआ हो, वो ली क्लैन की वजह से पूरे सेंट्रल फ्लेस में एक सनसनी फैल जाती है। अब ये सारी चीजों के बारे में एंशिएंट क्लैन्स भी अपने क्लैन में कुछ न कुछ बातें बना ही रहे होते हैं। और मैं आप सबको बता दूं, ये सारे एंशिएंट क्लैन के बीच में बिल्कुल भी फ्रेंडली अलायंस नहीं है, क्योंकि बहुत बहुत सालों पहले ये सारे एंशिएंट क्लैन के बीच में एक बैटल एरप्ट हुआ था, जिसका रीजन वो ताओशी एंशिएंट गॉड जेड होता है। क्योंकि रूमर्स के हिसाब से वो दाऊदी के द्वारा छोड़ी हुई चीज है। कहा जाता है कि जिसके हाथ में एंशिएंट ताओशी गॉड जेड होगा, उसे दाऊदी क्लास में ब्रेक थ्रू करने का गेट मिल जाएगा। और इसी चीज की वजह से 8
आठों एंशिएंट क्लान के बीच में एक बार डेडली वार स्टार्ट हो गया था, लेकिन एंड में जाकर ताओसी एंशिएंट गॉडजेट को 8 हिस्सों में डिवाइडेड होना पड़ता है। दूसरे हिस्सों में कहा जाए तो जिसके पास भी ताओशी एंशिएंट गॉडजेट का छोड़ा हुआ इनहेरिटेंस चाहिए, उन्हें ये 8 पीसेस को इकट्ठा करना होगा और हर एक एंशिएंट क्लान के पास ये जो ताओशी एंशिएंट गॉड का छोटा सा हिस्सा है उसको वो अपने जान से भी ज्यादा कीमती तरीके से संभाल कर रखते थे। और वो एंशिएंट क्लान के कोई भी मेंबर बिना कोई कारण के ये चीज को किसी के सामने रिवील नहीं करते थे। इस वजह से एंशिएंट क्लान के वो लोग जो लोग ली क्लान के वो डिसअपीयरेंस के बारे में जानते हैं, उनका टारगेट होता है हान क्लान, क्योंकि 8 एंशिएंट क्लान के अंदर सिर्फ ऐसे 2 क्लान के पास ही ऐसी स्ट्रेंथ है जो कि ली क्लान को गायब कर सकते हैं, और वो है गू क्लान और हान क्लान। लेकिन गू क्लान ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाला, तो शायद हान क्लान ही ये सब के पीछे है। लेकिन आखिर ली क्लान गायब हुआ तो हुआ कैसे? और गू क्लान एंशिएंट टाइम से बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, लेकिन ये जो हान क्लान है वो एंशिएंट टाइम से बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है। इनफैक्ट इस टाओ के कॉन्टिनेंट में कोई भी कॉन्फिडेंट होकर नहीं बोल सकता हम हान क्लान को अच्छे तरीके से जानते हैं। हालांकि एंशिएंट टाइम में जितने भी बड़े बड़े वर्ड्स हुए थे उस टाइम पर हान क्लान ने खुद को सबसे ज्यादा पावरफुल बोलने की कोशिश नहीं की, लेकिन जो भी पुराने वर्ड्स को अच्छे से स्टडी करेगा वो पाएगा कि हान क्लान किसी भी बैटल के अंदर कभी भी डिसएडवांटेज में नहीं गया। भले ही उनकी जीत नहीं होती लेकिन उनकी हार भी नहीं होती। इसी वजह से जब भी बात होती है हान क्लान की तब गू क्लान भी थोड़ा बहुत अपने पैरों को पीछे ले लेता है। तो इसी चीज के वजह से बाकी के 4 एंशिएंट क्लान हान क्लान को सबसे ज्यादा सस्पेक्ट पर रखते हैं। अभी सारी चीजों को जानने के बाद चारों एंशिएंट क्लान बहुत ही ज्यादा टेंस्ड हो जाते हैं, क्योंकि अगर वो मर्डरर ताओशी एंशिएंट गॉडजेट के पीछे पड़ा है तो अभी के लिए उसका टारगेट ये चारों एंशिएंट क्लान में से कोई एक होने वाला है। I mean नेक्स्ट टारगेट। और इधर गू क्लान के बंदे भी ये सारी चीजों को सोचते सोचते बहुत ही ज्यादा टेंस्ड हो जाते हैं, लेकिन वो लोग कोई भी स्टेप आगे नहीं ले पाते। और अगर बात रही हान क्लान की तो उनके बर्ताव में कोई भी चेंजेस नहीं आता। वो लोग लोगों के बातों को इग्नोर करके वही करते हैं जो लोग वो पहले से करते आ रहे हैं। और इस बार भी हान क्लान कोई भी क्लैन या फ्रैक्शन के साथ दोस्ती करने की इंटेंशंस भी नहीं दिखाता, और सिर्फ यही रीजन की वजह से हान क्लान को फर्क नहीं पड़ता था बाकी लोग आखिर उसके बारे में क्या सोचते हैं। अब टाइम गुजरने के साथ साथ ये सारे न्यूज भी धीरे धीरे लोगों के दिल से वैनिश हो जाता है, लेकिन ये राज कुछ सुपर एक्सपर्ट से नहीं छुपता, क्योंकि वो लोग समझ गए थे ये मैटर के बारे में। अभी के बचे हुए 6 एंशिएंट क्लान में से कुछ क्लान के बीच में दरारें बड़ी हो चुकी होंगी, लेकिन इसे देखते देखते आधे साल के अंदर अंदर मतलब 6 महीने के अंदर अंदर ये सारी बातें पता नहीं कहीं जैसे गायब से हो जाते हैं। और इधर शोयान को भी डीप रिट्रीट पर गए हुए 2 साल हो जाते हैं, लेकिन इस 2 साल के अंदर शोयान कोई भी मूवमेंट को सो नहीं करता। और जिस कमरे में शोयान कल्टीवेशन कर रहा था उस कमरे की बाहर के दरवाजे के ऊपर भी मोटी मोटी घास जम जाते हैं। और साथ ही साथ फॉलन स्टार पवेलियन के यंग डिसाइबल्स भी अब सीनियर डिसाइबल हो चुके थे, क्योंकि हर एक फ्रैक्शन को नए नए ब्लड की जरूरत होती है। इसी वजह से फॉलन स्टार पवेलियन भी इस साल अपने कुछ नए डिसाइबल्स को रिक्रूट करता है। और इधर शोयान के इतना ज्यादा शांत कल्टीवेशन को देखकर कुछ केस टेल्डर भी अंदर से बहुत ही ज्यादा डिमोटिवेटेड फील करते हैं, क्योंकि सबको पता है अगर नॉर्मली बात करी जाए तो सेंट लेवल पर ब्रेक थ्रू करने के लिए मतलब बैंशिंग लेवल पर अपग्रेड होने के लिए बहुत बड़े बड़े इवेंट को क्रिएट करना पड़ता है। और जब एक बंदा बैंशिंग लेवल पर अपग्रेड होता है आसमान में कुछ तो बदलाव जरूर आते हैं, लेकिन जब से शोयान रिट्रीट पर गया है तब से आसमान में कोई भी अनयूजुअल एक्टिविटी आज तक नहीं हुआ। इधर मास्टर याओलाओ भी बिल्कुल शोयान को लेकर पैनिक नहीं होते, क्योंकि जब भी बात आती है शोयान की तब वो बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, क्योंकि यही वो लड़का है जिसने अकेले ही
उनको सोल पैलेस के बंदों के चंगुल से छुड़ाया था, वो भी सिर्फ अपने स्ट्रेंथ पर रिलाय करके। और रेस्क्यू के बाद शोयान के मास्टर याओ लाओ जान जाते हैं ये लड़का जिसको कुछ सालों पहले इस दुनिया के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी, अब वो अपने पंखों को आसमान पर लहरा चुका है और ये पूरा कॉन्टिनेंट जो कि इंटरेस्टिंग चीजों से भरा हुआ है वो अभी के लिए शोयान के परफॉर्मेंस का स्टेज बन चुका है। और अभी के लिए मास्टर याओ लाओ प्रेजेंट होते हैं शोयान के वो कल्टीवेशन रूम के बाहर। तो अब वो कुछ सोचते हुए बोलते हैं, लिटिल फेलो, तुम्हारी ये लंबी रिट्रीट कई लोगों को परेशान कर रहा है। अभी इसी टाइम पर मास्टर याओ लाओ के पीछे और एक रेड कलर की लाइट अपीयर होती है और वो कोई और नहीं, वो होती है हमारी ब्यूटीफुल सी क्वीन मेड्यूसा। और पिछले 2 सालों से मास्टर याओ लाओ अपने डिसाइबल की वाइफ मतलब मेड्यूसा को बहुत सारे हाई ग्रेड के पिल को रिफाइन करके दिए हैं। और तो और स्पेशली मेड्यूसा के लिए उन्होंने बहुत सारे फॉलन स्टार पवेलियन के एल्डर्स को नेचुरल ट्रेजर के सर्च के लिए लगा दिया था। इस वजह से अभी के लिए क्वीन मेड्यूसा की स्ट्रेंथ 5 स्टार 1000 से सीधे के सीधे 1000 क्लास के पिक पर पहुंच चुकी है। और जबकि मेड्यूसा एक 7 कलर्ड स्वॉलोइंग पाइथन है तो उसकी फिजिकल बॉडी शोयान के फिजिकल बॉडी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और जब मेड्यूसा के पास सफिशिएंट एनर्जी होगी उसको अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। और वैसे भी एंशिएंट टाइम से 7 कलर्ड हेवेंस फॉलोइंग पाइथन स्पेशल एक्सट्रीमली पावरफुल एग्जिस्टेंस रहा है। तो बिना किसी डाउट के अगर ट्रेनिंग की बात होती है तो मेड्यूसा की टैलेंट शोयान से बेहतर ही रहा है। इसी टाइम पर जैसे ही मास्टर याओ लाओ पीछे घूमकर क्वीन मेड्यूसा के सीरियस एक्सप्रेशन भरी फेस को देखते हैं, वो बोलते हैं, क्या हुआ? इसी टाइम पर मेड्यूसा अपनी क्यूट क्यूट आंखों से देख रही होती है अपने पति के दरवाजे को। अब वो टीचर की बात को सुनकर होश में आकर बोलती है, मास्टर, ये जो रेड कार्ड मेरे हाथों में है ये आया है प्रोफाउंड रिवर अलायंस की तरफ से। अब मास्टर याओ लाओ वो रेड कार्ड को पकड़कर जैसे ही उसे ओपन करते हैं वो पढ़ते हैं डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। अब ये बात को सुनकर मास्टर याओ लाओ धीरे से हंसते हैं और आगे वो पढ़ते हैं, अभी से आधे महीने के बाद हमारी प्रोफाउंड रिवर अलायंस फॉलन स्टार पवेलियन पर पहुंच जाएगी। फिर हम देखेंगे आखिर कौन सा अलायंस स्ट्रॉन्ग है और इस टाइम पर जो भी विनर होगा उसे सब कुछ मिल जाएगा। अभी पढ़ने के बाद मास्टर याओ लाओ हंस के बोलते हैं, ये एक्चुअली मेरे फॉलन स्टार पवेलियन के अंदर एंटर करने का मन बना लिए हैं और मुझे लगता है वो ओल्ड मैन टियांग मिंग अब अपने आप को रोक ही नहीं पा रहा है। इसी टाइम पर मेड्यूसा कहती है, प्रोफाउंड रिवर अलायंस पिछले 1 साल से लगातार शांत रही है, लेकिन अचानक से वो ऐसे वॉर को डिक्लेयर करके सीधे फॉलन स्टार पवेलियन के टेरिटोरी के अंदर एंटर करना चाहते हैं। तो शायद ऐसे कॉन्फिडेंस के पीछे उनका कोई खतरनाक रीजन होगा। तो अभी के लिए हमें बहुत ही ज्यादा कॉन्शियस रहने की जरूरत है। ये सुनकर मास्टर याओ लाओ हल्के से अपने सर को हिलाते हैं। अब मास्टर याओ लाओ सोचने लगते हैं, जब 1 साल पहले फॉलन स्टार पवेलियन और प्रोफाउंड रिवर अलायंस के बीच में वॉर हुआ था, उसके बाद से प्रोफाउंड रिवर अलायंस फॉलन स्टार पवेलियन के ऊपर कोई भी बड़ा कैंपेन को लॉन्च नहीं किया था। और मास्टर याओ लाओ अच्छे से जानते थे ऐसा नहीं कि प्रोफाउंड रिवर अलायंस फॉलन स्टार पवेलियन के ऊपर हमला करना ना चाहता हो, लेकिन उनको सही से पता है याओ लाओ का ब्यांशिंग लेवल का स्ट्रेंथ सभी के सामने है। तो अगर वो फॉलन स्टार पवेलियन को हराना चाहते हैं तो उन्हें सबसे पहले ये याओ चेन को हराना पड़ेगा। और खास करके वो अगर एक ब्यांशिंग लेवल की वॉरियर को मतलब हाफ सेंट लेवल की वॉरियर को खत्म करना चाहते हैं तो फिर प्रोफाउंड रिवर अलायंस को कम से कम 2 ब्यांशिंग लेवल की एक्सपर्ट्स की जरूरत होगी, क्योंकि मास्टर याओ लाओ अभी ब्यांशिंग लेवल के पीक पर हैं। और अभी के लिए प्रोफाउंड स्काई सेट अपने 2 ब्यांशिंग लेवल के वॉरियर्स को बाहर नहीं निकाल सकता, क्योंकि प्रोफाउंड स्काई सेट के अंदर सिर्फ एक ही ग्रैंड एल्डर मौजूद है जो कि ब्यांशिंग लेवल पर अपग्रेड हो चुके हैं, लेकिन वो ब्यांशिंग लेवल की ओल्ड डेमन को अपीयर होते हुए बहुत साल हो चुके हैं। तो अगर उस एक्सपर्ट को छोड़ दिया जाए तो प्रोफाउंड रिवर लाइन्स के पास कोई और ब्यांशिंग लेवल का एग्जिस्टेंस है ही नहीं। हालांकि अलायंस में और भी कई सारे सेट मौजूद है, लेकिन
उनका स्ट्रेंथ प्रोफाउंड स्काई सेट से बहुत ही वीक है। नेचुरली उनके पास बैंशिंग लेवल के एक्सपर्ट होना इम्पॉसिबल है, ना ही ये एबिलिटी आइस रिवर वैली के पास है। तो अगर इनके पास कोई ग्रैंड एल्डर होता तो वो तो बस याओलाओ को रोकने की काम आएगा और उनके लिए याओलाओ को किल करना इम्पॉसिबल है। तो यही सारे रीजंस के वजह से प्रोफाउंड रिवर अलायंस फॉलन स्टार पवेलियन के साथ छोटे छोटे बैटल्स कर रही थी। वो चाहे फॉलन स्टार पवेलियन को कितना भी खत्म करना चाहे, लेकिन उनके पास ऐसा स्ट्रेंथ है नहीं। लेकिन इस बारी इन्होंने ऐसा चैलेंज को इश्यू कर दिया और तो और इनकी हिम्मत इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि ये इस वॉर को फॉलन स्टार पवेलियन के अंदर ही लड़ना चाहते हैं। तो ये सब सोचते सोचते मास्टर याओलाओ वो कार्ड को धीरे धीरे सहलाते हुए कहते हैं, फॉलन स्टार पवेलियन के वो एल्डर्स जो कि कुछ इम्पोर्टेंट टास्क के लिए बिजी नहीं है, उनको वापस समन करने की ऑर्डर को इश्यू करो। और तो और जो एल्डर्स बाहर के सिटीज को गार्ड कर रहे हैं, इस टाइम के दौरान उन्हें बहुत ही ज्यादा अलर्ट रहना होगा, क्योंकि इस मौके का फायदा उठाकर प्रोफाउंड रिवर अलायंस हमारे सिटीज के ऊपर चुपचाप से हमला भी कर सकता है। और तो और प्रोफाउंड रिवर अलायंस की अंदरूनी जानकारी के लिए हमारे कुछ स्पाई को डिस्पैच कर लो, क्योंकि हमें पता लगाना ही होगा आखिर इन लोगों का इससे सबके सामने आने की हिम्मत कैसे हुई। ये सुनकर मेड्यूसा अपने सर को हाँ में हिलाती है और वो इंस्टेंट ही फॉलन स्टार पवेलियन पर सारे डिसीजंस को इश्यू कर देती है, क्योंकि पिछले कुछ सालों से मेड्यूसा के परफॉर्मेंस के वजह से उसका रिस्पेक्ट हर कोई करता है और सब लोग उसके स्टेटस के बारे में अच्छे तरीके से जानते हैं। और वैसे भी सबको पता है मास्टर याओलाओ ने डिक्लेयर कर दिया था इस पवेलियन का नेक्स्ट चीफ शोयान ही होगा। तो नेचुरल सी बात है, मेड्यूसा इन फ्यूचर स्टेट चीफ की वाइफ है, तो पवेलियन चीफ की वाइफ के सारे ऑर्डर्स को एल्डर्स फॉलो करते हैं। और तो और पिछले 2 साल के अंदर जो भी फाइट्स हुई है, मेड्यूसा ने बहुत ही अच्छे तरीके से फॉलन स्टार पवेलियन को प्रोटेक्ट किया है और उसने प्रूफ कर दिया है वो सिर्फ एक खूबसूरत सी लड़की नहीं है, वो अपने पावर्स के वजह से कई मर्द को भी पीछे छोड़ चुकी है। अब मास्टर याओलाओ कहते हैं इस टाइम के दौरान फॉलन स्टार पवेलियन की सिक्योरिटी को और थोड़ा सा हाई लेवल पर कर दिया जाए। मैं भी देखना चाहता हूँ ये ओल्ड डिमन टियानमेंग आखिर करना क्या चाहता है। ये सुनकर दोबारा से मेड्यूसा अपने सर को हाँ में हिलाती है। अब ये सारी बातों का खत्म होने के बाद मेड्यूसा दोबारा से शोयान के वो बंद दरवाजे को घूरने लगती है। अब वो थोड़े टाइम के लिए हिचकिचाते हुए मास्टर याओलाओ को पूछ ही लेती है क्या इसने अभी तक भी कोई भी मूवमेंट नहीं दिखाया। ये सुनकर मास्टर याओलाओ अपने सर को हाँ में हिलाते हैं और हंस के कहते हैं तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, शोयान कोई भी प्रॉब्लम में नहीं है और अगर मैं सही गेस कर रहा हूँ तो ये काफी जल्दी रिट्रीट से बाहर आने वाला है। अब ये बातों को सुनकर मेड्यूसा कुछ भी रिएक्ट नहीं करती, क्योंकि मेड्यूसा ये सारी बातों को पिछले 2 सालों से सुनती ही आ रही है। अब इसी टाइम पर मास्टर याओलाओ अपने हाथों को पीछे लेकर मुड़कर वहाँ से जाने लगते हैं और मेड्यूसा को कहते हैं चलो अभी के लिए हमें यहाँ से जाना होगा, क्योंकि बैटल के लिए हमें कई सारी चीजों को तैयार करना होगा। लेकिन फिर भी मास्टर याओलाओ के वहाँ से जाने के बाद भी मेड्यूसा अपने प्रीटी आंखों से अपने पति के वो बंद दरवाजे को घूरने लगती है, लेकिन उसके वहाँ से जाने के अलावा उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन था नहीं। और इन दोनों के जाने के बाद कोई भी नोटिस नहीं करता शोयान के कमरे का वो दरवाजा थोड़ा सा हिलता है। अब इसे देखते देखते दोबारा से कुछ टाइम बीत जाते हैं और आज वही दिन होता है जिस दिन ये प्रोफाउंड रिवर अलायंस फॉलन स्टार पवेलियन पर अपने कैंपेन को लॉन्च करने वाला है। और इस टाइम के दौरान फॉलन स्टार पवेलियन को भी पता नहीं चलता आखिर ये प्रोफाउंड रिवर सेट क्यों उनके ऊपर अचानक से हमला कर रहा है। लेकिन चाहे रीजन कुछ भी हो, अभी के लिए फॉलन स्टार पवेलियन बिल्कुल भी अपने पाव को पीछे नहीं ले सकता। और इन दोनों के बीच की वॉर की न्यूज पूरे सेंट्रल प्लेस में पहुंच चुका था, जिसकी वजह से लगातार कई सारे लोग फॉलन स्टार पवेलियन के टेरिटोरी के अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सब समझ चुके थे पिछले कुछ सालों में जो छोटे छोटे बैटल्स जन्म ले रहे हैं उनके वजह से प्रोफाउंड रिवर
अलायंस और फॉलन स्टार पवेलियन में दुश्मनी जन्म ले चुका है और जब कुछ टाइम शांत रहने के बाद ये दोनों फ्रैक्शंस एक दूसरे के साथ ऐसे लड़ने जा रहे हैं तो इन दोनों के बीच में कोई एक बड़ी चीज होने वाली है। तो ये बैटल में कुछ तो बड़ा होने वाला है जिसके वजह से ये सीन को कोई भी यूं ही मिस नहीं करना चाहता। और जहाँ पर फॉलन स्टार पवेलियन का मेन हॉल होता है वहाँ पर एक बहुत ही ऊंचा माउंटेन भी होता है। वो माउंटेन बहुत ही ऊंचा होता है जिसके वजह से उस माउंटेन को कोई नॉर्मल इंसान तो बिल्कुल भी चढ़ नहीं सकता। और यही वो प्लेस होता है जहाँ पर फॉलन स्टार पवेलियन अपने सारे मेहमानों को स्वागत करता है। और इस टाइम पर उसी जगह के ऊपर कई सारे पावरफुल बंदे खड़े हुए होते हैं और कई सारे पावरफुल ओरे लगातार आसमान की तरफ जा रहे होते हैं क्योंकि सभी जानते थे फॉलन स्टार पवेलियन इस टाइम पर बहुत ही डेंजरस जगह बन चुकी है। और तो और जो लोग वो माउंटेन के ऊपर खड़े हुए हैं वो प्रोफाउंड रिवर अलायंस के एक्सपर्ट्स का इंतजार कर रहे हैं। और ये माउंटेन के बीच में प्रेजेंट होते हैं मास्टर यावला और उनकी आंखें बहुत ही ज्यादा काम होती है। और उनके आसपास प्रेजेंट होते हैं मेड्यूसा, लिटिल फेरी डॉक्टर और क्विंगलिंग, साथ ही साथ फॉलन स्टार पवेलियन के कुछ गेस्ट एल्डर्स। और वो लाइनअप इतना ज्यादा टेरिफाइंग था कि कुछ लोग तो देखते देखते अपने मुंह को खुला ही छोड़ देते हैं। अब मेड्यूसा जो कि फॉलन स्टार पवेलियन की एंट्रेंस की तरफ देख रही होती है वो अचानक से बोलती है मैं प्रोफाउंड रिवर अलायंस के एक्शंस के बारे में कोई भी जानकारी नहीं जुटा पाई और रूमर्स के हिसाब से प्रोफाउंड रिवर अलायंस के कई सारे ऐसे एल्डर्स मौजूद हैं जिन्हें खुद को भी नहीं पता वो लोग फॉलन स्टार पवेलियन के ऊपर ऐसे अचानक हमला क्यों कर रहे हैं। ये सुनकर मास्टर यावला अपने सर को हाँ में हिलाते हैं क्योंकि उनके पास अभी के लिए उतना टाइम नहीं है कि वो ये सारे सीक्रेट मिशंस के हालचाल जाने। अब दोबारा से मेड्यूसा बोलती है हमारा फॉलन स्टार पवेलियन पहले से ही अपने हाई मोड पर ट्रांसफर हो चुका है और हमारे सेट के कुछ डिसेबल्स ऑलरेडी अलग अलग जगह पे ट्रांसफर कर दिए गए हैं और जो एल्डर्स बाहर गए हुए थे उन सबको समन कर दिया गया है और अभी के लिए हमारा फॉलन स्टार पवेलियन फुल्ली प्रिपेयर है। बस अभी हम सबको प्रोफाउंड रिवर अलायंस का यहाँ पर प्रेजेंट होने का इंतजार करना है। अब ये सुनकर मास्टर यावला कुछ बोलने ही वाले होते हैं। वो नोटिस करते हैं उनके फॉलन स्टार पवेलियन के एंट्रेंस पर कोई प्रेजेंट हो रहा है तो वो बोलते हैं वो लोग पहुँच गए हैं। अब मास्टर यावला की बातों को सुनकर सब लोग एकदम अलर्ट हो जाते हैं और उनकी आंखें देख रही होती है स्टार रियलम की एंट्रेंस को और अभी के लिए फॉलन स्टार पवेलियन की एंट्रेंस को चीर दिया गया था। और इंस्टेंट ही मॉन्स्टरियस लेवल का फेरोसियस ओरा काफी स्पीडली फॉलन स्टार पवेलियन के अंदर एंटर करता है। अब एक मॉन्स्टरियस आवाज चारों तरफ गूंजता है। वो कहता है याओचेन हम दोनों को मिले हुए काफी साल हो चुके हैं तो अभी तुम्हारा कैसा हाल चाल है। अब जैसे ही ये सारी बातें आसमान पर गूंजती है वो स्पेशल क्रैक में से और भी कई सारे लोग बाहर आते हैं। आई मीन फॉलन स्टार पवेलियन के अंदर एंटर लेते हैं। अब जैसे ही वो बड़ा सा ग्रुप फॉलन स्टार पवेलियन के टेरिटोरी के अंदर एंटर कर जाता है फॉलन स्टार पवेलियन के एल्डर्स भी चारों तरफ सर्कुलेट करने लगते हैं और उन सब की आंखें अलर्टनेस से भरी हुई होती है। अब मास्टर यावला जैसे ही अपने सर को ऊपर उठाते हैं उनको लीडर के जगह पर देखते हैं जिन्होंने एक डार्क रोब को पहना हुआ था और उसके बाल ग्रे कलर के होते हैं। और ये जो ओल्ड डीमन है इसके बॉडी से कोई भी स्पेशल ऑरा रिलीज नहीं हो रहा था। इसे देखने पर तो लगता है ये पक्का कोई नॉर्मल इंसान है लेकिन ग्रुप के लीडर इतना नॉर्मल आखिर हो कैसे सकता है। अब मास्टर यावला ये बंदे को पहचान जाते हैं तो वो हंसते हुए बोलते हैं तो अनएक्सपेक्टेडली ओल्ड डीमन टियानमिंग तुम अभी भी जिंदा हो। अब टियानमिंग ये सुनकर बोलता है अगर तुम्हारे जैसा इंसान जिसका एक छोटा सा सोल बचा हुआ था वो फिर से रिकवर हो सकता है, रिबॉर्न हो सकता है तो फिर आखिर मैं कैसे मर सकता हूँ। अब ये सारी बातों को सुनने के बाद मास्टर यावला टियानमिंग को कुछ खास भाव नहीं देते। वो देखते हैं प्रोफाउंड लायंस सेट के ग्रुप को और प्रोफाउंड रिवर लायंस के सारे एक्सपर्ट्स वहाँ पर प्रेजेंट हो चुके हैं और उनके ग्रुप में करीब 100 लोग तो मौजूद
मौजूद होंगे और उन 100 में से आधों की स्ट्रेंथ ऑलरेडी 1000 क्लास पर एंटर कर चुकी है, मतलब 9th लेवल पर एंटर कर चुकी है। और ये लाइनअप जिसे ओल्ड मैन टियानमिंग लीड कर रहा है ये काफी टेरिफाइंग है। लेकिन ये लाइनअप पावरफुल होने के बावजूद भी ये फॉलन स्टार पवेलियन को डिस्ट्रॉय करने के लिए सफिशिएंट नहीं है। आखिरकार पिछले कुछ सालों के फॉलन स्टार पवेलियन के डेवलपमेंट की वजह से उसका स्ट्रेंथ एक्सट्रीमली राइज हो चुका है। तो इस टाइम पर फॉलन स्टार पवेलियन के अंदर ऐसे एक्सपर्ट्स मौजूद हैं जो कि प्रोफाउंड लायन रिवर सीड से मैच कर सकते हैं। और इसी टाइम के दौरान टियानमिंग भी फॉलन स्टार पवेलियन को अच्छे से स्टडी करता है। उसके बाद वो बोलता है तो फॉलन स्टार पवेलियन और मेरी प्रोफाउंड रिवर लाइंस को ऐसे खड़े होने में आई गेस दिक्कत हो रहा है। तो जैसे कि आओ लाओ हम लोगों के बीच में जैसे ही पहले कई बार मुलाकात हो चुका है, तो जब तक तुम्हारा फॉलन स्टार पवेलियन हमारी प्रोफाउंड रिवर लाइन की टेरिटोरी से 500 किलोमीटर तक पीछे चला जाता है और तुम मुझे प्रॉमिस करते हो कि तुम्हारा फॉलन स्टार पवेलियन इन फ्यूचर कभी भी हमारे प्रोफाउंड रिवर लाइंस के ऊपर हमला नहीं करेगा, तो हमारा प्रोफाउंड रिवर अलायंस विथड्रॉ कर लेगा। अब जब फॉलन स्टार पवेलियन के एक्सपर्ट्स ओल्ड डीमन टियानमिंग की ये घटिया बात को सुनते हैं, ये सब बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और क्वीन मेड्यूसा चिल्लाते हुए बोलती है शायद तुम दिन में ही सपने देख रहे हो, क्योंकि अगर वो लोग 500 किलोमीटर तक अपने कदमों को ले लेते हैं पीछे, तो फिर फॉलन स्टार पवेलियन को अपनी आधी टेरिटोरी को दान में देना पड़ेगा और साथ ही साथ इन्हें प्रॉमिस भी करना पड़ेगा वो इन फ्यूचर प्रोफाउंड रिवर अलायंस से कोई भी वॉर नहीं करने वाले। जिसका सिंपली मतलब ये है फॉलन स्टार पवेलियन दूसरी पार्टी के सामने अपनी घुटने टेक रहा है, जिसकी वजह से फॉलन स्टार पवेलियन की सेंट्रल प्लेस में थू थू हो जाएगी। तो अब लिटिल फेरी डॉक्टर भी चिल्ला कर बोलती है काफी ऑब्वियस सी बात है, ये लोग हमें उकसा रहे हैं, क्योंकि प्रोफाउंड रिवर अलायंस के दिमाग में ये बात तो क्लियर होगी कि हम उनके इस बातों में एग्री बिल्कुल भी नहीं होंगे। अब ये सारी बातों को सुनने के बाद टियानमिंग बोलता है तो याओ लाओ तुम्हारा क्या कहना है। अब ये सारी बातों को सुनने के बाद याओ लाओ हंसने लगते हैं और वो कहते हैं क्या प्रोफाउंड रिवर लाइन के पास वो क्वालिफिकेशंस हैं कि वो अपने मुंह से ऐसे वर्ड्स को निकाल पाए। ये सुनकर ओल्ड डीमन टियानमिंग गुस्से में बोलता है ठीक है, अगर तुम मेरी बातों को डिसएग्री कर रहे हो तो फिर चलो देखते हैं। अब वो अपने हाथों को आसमान पर वेव करता है और ये देखकर मास्टर याओ लाओ भी अपने हाथों को वेव करके इशारा करते हैं, जिसके वजह से पहाड़ों से कई सारे एक्सट्रीमली पावरफुल ओरे एरप्ट होते हैं। अब आसमान में वेव आफ्टर वेव बहुत सारे डाउ के पिलर शूट होते हैं। अब जैसे ही वो सारे एनर्जी आसमान पर पहुँचते हैं, लग तो ऐसा रहा था जैसे आसमान में फूल खिल गए हैं। अब टियानमिंग देखता है पूरा आसमान एक फॉर्मेशन से घिरा हुआ है। अब इतनी खतरनाक टाउकी को आसमान पे घिरते हुए देख ओल्ड मैन टियानमिंग अब प्रिपेयर हो जाता है। अब वो धीरे से हंसकर मास्टर याओ लाओ को देखकर बोलता है हालांकि जैसी मेरी प्रोफाउंड रिवर लाइंस की स्ट्रेंथ है, हमारे लिए सच में तुम्हारे फॉलन स्टार पवेलियन को डिस्ट्रॉय करना मुश्किल है, लेकिन याओचिन क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है अगर मेरे पास एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो मैं तुम्हारे टेरिटोरी के अंदर इंटर भी करूंगा। ये बात सुनकर मास्टर याओ लाओ बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं। अब सामने से टियानमिंग अजीब तरीके से हंसते हुए बोलता है टू मिस्टर्स प्लीज आप सबके सामने खुद को शो करो। अब ये बोलते ही टियानमिंग के पीछे का स्पेस अचानक से मूव करना स्टार्ट कर देता है। फिर एक बड़ा सा क्रैक के अंदर से तो डार्क मॉन्स्टरस ओरा फॉलन स्टार पवेलियन पर प्रेजेंट होता है और इन दोनों फैमिलियर ओरा को सेंस करके मास्टर याओ लाओ समझ जाते हैं। अब वो चिल्लाकर बोलते हैं अच्छा सोल पैलेस के बंदे, तो तुम लोग भी हमारी ये बैटल में खुद को इंटरप्ट कर ही दिया। अब वो दो ह्यूमन फिगर में ट्रांसफर होने लगते हैं और इन दोनों में से एक बंदा चिल्लाकर बोलता है याओशिन मैंने तुम्हें पहले से ही बोला था तुम्हारे ये फॉलन स्टार पवेलियन बहुत ही जल्दी एक खंडर में बदलने वाली है, लेकिन तुम्हें खुश होना चाहिए कि हमने तुम्हें जीने के लिए इतना टाइम दे दिया। अब ये आवाज को सुनकर मास्टर याओ लाओ समझ जाते हैं उनके सामने है गुयू। तो वो चिल्लाकर बोलते हैं गुयू। अब सचमुच जैसे ही वो दोनों फॉग
लॉक दो ह्यूमन में ट्रांसफर होते हैं, हमें पता चलता है उन दोनों में से एक तो होता है हॉल ऑफ सोल का सेकंड टियानजुन गुयू और उसके पीछे खड़ा हुआ होता है न्यूली बैंशिंग लेवल पर अपग्रेड हुआ एक बंदा। और अब फॉलन स्टार पवेलियन के सारे बंदे जान जाते हैं उनके ऊपर तो बैंशिंग लेवल के वॉरियर्स हमला करने वाले हैं। इसी टाइम पर टियानमिंग चिल्लाकर बोलता है, तो याओ चेन, क्या तुम मेरे ऑफर को दोबारा से डिक्लाइन करना चाहते हो? ये सुनकर मास्टर याओलाओ चिल्लाकर बोलते हैं, तो अगर ऐसी बात है तो चलो फिर फाइटिंग स्टार्ट करते हैं। ये सुनकर और मास्टर याओलाओ की फेस की डेंस स्माइल को देखकर टियानमिंग समझ जाता है कि आज तो फॉलन स्टार पवेलियन अपने घुटने नहीं टेकने वाला। तो वो चिल्लाकर बोलता है, आज फॉलन स्टार पवेलियन खून खराबों से बच नहीं पाएगा। ये सुनकर हॉल ऑफ सोल का सेकंड टियानजुन उर्फ गुयू हंसने लगता है और बोलता है, अच्छी बात है, यहाँ पर बहुत सारे एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, तो इस मौके का फायदा उठाकर हम कुछ और पावरफुल सोल्स को कलेक्ट भी कर सकते हैं। और मुझे तो लगता है आज के बाद से फॉलन स्टार पवेलियन पूरे सेंट्रल फ्लेस से गायब ही हो जाएगा। अब ये सारी बातों को सुनने के बाद मास्टर याओलाओ डीप आवाज में कहते हैं, ये ओल्ड टियानमिंग और गुयू को मेरे ऊपर छोड़ दो। मेड्यूसा, लिटिल फेरी डॉक्टर और क्विंगलिंग, तुम तीनों वो इनिशियल लेवल के बैंशिंग वॉरियर को संभालोगे। और मैं आप सबको बता दूं, बैंशिंग लेवल को इनिशियल, इंटरमीडिएट और पीक लेवल पर बांटा गया है और हर एक लेवल में बहुत ही बड़ा गैप होता है। और ये जो सोल पैलेस का इनिशियल बैंशिंग है वो हाल फिलहाल में बैंशिंग लेवल पर ब्रेक थ्रू किया है, जिसकी वजह से वो पूरे तरीके से अपने स्ट्रेंथ को कंट्रोल नहीं कर सकता। और भले ही मेड्यूसा की टोली को इसे हराने में परेशानी होगी, लेकिन वो कम से कम इसे कंट्रोल तो कर पाएंगे। I mean, रुक के तो रख ही पाएंगे। और जब क्वीन मेड्यूसा जान पाती है मास्टर याओलाओ अकेले दो बैंशिंग लेवल के वॉरियर को संभालने की बात कर रहे हैं, वो बोलती है, टीचर, अगर आप इन दोनों के साथ अकेले लड़ोगे तो फिर आप आसानी से प्रॉब्लम में आ सकते हो। तो ये रिस्की काम को आप कैसे करोगे? मास्टर याओलाओ जानते हैं ये काम कितना ज्यादा रिस्की है, लेकिन इसके अलावा उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं होता। और वैसे भी ये दोनों बैंशिंग लेवल के वॉरियर में से अगर कोई भी फॉलन स्टार पवेलियन के बाकी के एक्सपर्ट्स के ऊपर हमला करेगा तो फिर इजीली फॉलन स्टार पवेलियन ही प्रॉब्लम में फंसेगा। तो फिर याओलाओ कहते हैं, मुझे ही इन दोनों बैंशिंग लेवल के वॉरियर को कंट्रोल करना ही पड़ेगा। तो चलो बैटल को स्टार्ट करते हैं और तुम सब लोग केयरफुल रहना। अब ये बोलते ही मास्टर याओलाओ पलक झपकते ही मुयू और टियानमिंग के सामने अपीयर हो जाते हैं और वो दोनों भी अपने डाउके का इस्तेमाल करते हुए मास्टर याओलाओ को इंस्टेंट ही लॉक कर देते हैं। अब मास्टर याओलाओ को लॉक करने के बाद मुयू बोलता है, याओ चेन, अगर तुम्हें लगता है तुम अकेले ही हम दोनों को रोक सकते हो तो फिर तुम थोड़ा ज्यादा ही घमंडी हो चुके हो। अब ये सारी बातों को सुनने के बाद भी मास्टर याओलाओ मुयू को इग्नोर करते हैं और वो इंस्टेंट ही अपने डाउके को चारों तरफ रिलीज करने लगते हैं, जिसकी वजह से उनके आसपास का वो स्पेस लॉक इंस्टेंट ही टूट जाता है। अब मास्टर याओलाओ के बॉडी से रिलीज हो रहे हैं ये ऑरा को सेंस करके टियानमिंग हंसने लगता है और वो एक कदम आगे बढ़ाकर चिल्लाकर बोलता है, हमला करना स्टार्ट कर दो। और हाँ, जो लोग हमारे सामने सरेंडर करेंगे उन्हें कोई भी नुकसान मत पहुंचाना, लेकिन ये जिद्दी लोग नहीं बचने चाहिए। ये सुनकर प्रोफाउंड सेट के बहुत सारे मेंबर्स आगे हमला करने चलते हैं। अब आगे आखिर क्या होने वाला है वो सब तो हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे, क्योंकि इसी के साथ ही यहीं पर खत्म होता है बैटल थ्रू दी हेवन का आज का नोवेल एक्सप्लेनेशन पार्ट। तो चलो गाइस, आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को फटाक से लाइक कर दो और एक प्यारी सी कमेंट भी कर दो। तो चलो गाइस, बाय बाय। और चाहते चाहते अगर आप चैनल में नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय।